साथियों, आज हम 2025 की परीक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक से आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 एग्जाम में निश्चित रूप से एक या दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए, ये बहुत ही अहम टॉपिक है और हर साल यहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को, जिसमें हम महंगाई के प्रकार, कारण और इसके प्रभाव को सरल तरीके से समझेंगे। तो समझते हैं मुद्रास्फीति को। मुद्रास्फीति का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होना। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती है तो मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर घट जाती है। मतलब पहले जितने पैसों में ज्यादा चीजें खरीदी जा सकती थी, अब उतने पैसों में कम चीजें मिलेंगी। इसको उदाहरण से समझते हैं। अगर पिछले साल 1 किलो चीनी 40 रुपए में मिल रही थी और इस साल वही चीनी 50 रुपए में मिल रही है, तो यह कीमत में वृद्धि मुद्रास्फीति का हिस्सा है। मुख्य बिंदु एग्जाम की पॉइंट्स क्या है? एक, मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और थोक मूल्य सूचकांक WPI का उपयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति बढ़ने से मुद्रा की कीमत घटती है, मनी वैल्यू डिक्रीसेस। 3, अधिक मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन थोड़ी मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए सामान्य मानी जाती है। अब समझते हैं मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, ये वो स्थिति है जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के दाम लगातार बढ़ते जाते हैं और हमारी जेब का बोझ भी। लेकिन दाम बढ़ते क्यों हैं? इसके मुख्यतः दो बड़े कारण होते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। एक, मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको समझते हैं। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति सप्लाई से अधिक हो जाती है तो दाम बढ़ने लगते हैं। इसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी शहर में अचानक त्योहार के समय मिठाइयों की मांग बहुत बढ़ गई, लेकिन मिठाई बनाने वालों के पास उतनी आपूर्ति नहीं है। ऐसे में लोग ज्यादा पैसे देकर भी मिठाई खरीदने को तैयार होंगे और मिठाई के दाम बढ़ जाएंगे। मुख्य कारण इसके ये हो सकते हैं, लोगों की आय बढ़ना, सरकारी खर्चों में वृद्धि, निर्यात एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से घरेलू कमी होना। अब जानते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। इसको समझते हैं। जब उत्पादन प्रोडक्शन की लागत बढ़ जाती है, जैसे कच्चा माल, मजदूरी या ईंधन के दाम बढ़ना, तो उत्पादक अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए वस्तुओं के दाम बढ़ा देते हैं। इसे लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। अब परिवहन महंगा हो जाएगा, फैक्ट्री का उत्पादन खर्च बढ़ जाएगा और यही बढ़ा हुआ खर्च उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। इस तरह सब्जियों से लेकर कपड़ों तक की कीमतें बढ़ने लगेंगी। मुख्य कारण, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, मजदूरी दरों का बढ़ना, ईंधन और बिजली दरों का बढ़ना। तो निष्कर्ष यह निकालता है, मुद्रास्फीति कभी मांग के ज्यादा हो जाने से तो कभी उत्पादन लागत बढ़ने से होती है और कई बार ये दोनों कारण मिलकर भी दामों को ऊपर धकेल देते हैं। हम पहले जान चुके हैं कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं के दामों में लगातार बढ़ोतरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे मापने के भी अलग अलग तरीके होते हैं? अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के महत्वपूर्ण प्रकारों की। एक, हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसको समझते हैं। देश में किसी समय पर सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मुद्रास्फीति की दर को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें खाद्य पदार्थ, फूड, ऊर्जा, एनर्जी, कपड़े, परिवहन सभी शामिल होते हैं। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए इस महीने आलू, प्याज, पेट्रोल, कपड़े, घर का किराया, सबकी कीमत बढ़ गई है। इन सभी को मिलाकर जो औसत मुद्रास्फीति निकलती है वही हेडलाइन मुद्रास्फीति कहलाती है। अगर सरकार कहे कि इस महीने की हेडलाइन मुद्रास्फीति 6% है, तो इसका मतलब है कि औसतन दाम पिछले साल के मुकाबले 6% बढ़ गए हैं। अब कोर मुद्रास्फीति, कोर इन्फ्लेशन को समझते हैं। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य, फूड और ऊर्जा एनर्जी उत्पादों को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके दाम अक्सर मौसम,
अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार या अन्य अस्थायी कारणों से बहुत तेजी से बदलते हैं। इसका उपयोग दीर्घकालिक और स्थायी मूल्य वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। इसको उदाहरण से इस तरह समझते हैं। मान लीजिए इस महीने पेट्रोल के दाम अचानक 15% बढ़ गए और टमाटर 100 रुपए किलो हो गया, लेकिन कोर मुद्रास्फीति की गणना में इन्हें हटा दिया जाएगा और बाकी चीजों जैसे कपड़े, फर्नीचर, परिवहन सेवाएं, ईंधन लागत छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि के दामों से औसत निकाला जाएगा। अगर हेडलाइन मुद्रास्फीति 6% है और कोर मुद्रास्फीति 4% है, तो इसका मतलब है कि पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से कुल दर ज्यादा हो गई है। इनसे निष्कर्ष यह निकलता है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति हमें पूरी तस्वीर दिखाती है, जिसमें खाने पीने और ऊर्जा की कीमतें भी शामिल होती है, जबकि कोर मुद्रास्फीति इन्हें हटाकर स्थायी और असल कीमतों की बढ़ोतरी का अंदाजा। अब हम समझेंगे स्टैग्ड सिचुएशन यानी मुद्रा स्थिति जनित मंदी, स्टैगफ्लेशन। यह आर्थिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मुद्रा की स्थिति और बेरोजगारी दोनों तेजी से बढ़ते हैं। तो समझते हैं इनको। एक, मुद्रा स्थिति जनित मंदी, स्टैगफ्लेशन, स्टैग्ड सिचुएशन। स्टैग्ड सिचुएशन वह स्थिति है जब मुद्रास्फीति यानी कीमतें बढ़ती है, लेकिन उद्योगों में उत्पादन नहीं बढ़ता और बेरोजगारी भी बढ़ती है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था न तो तेजी से बढ़ती है और न ही महंगाई को रोक पाती है। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए देश में पेट्रोल, खाना और बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियां उत्पादन कम कर रही हैं और लोग नौकरी नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति में लोग महंगाई का दबाव महसूस करते हैं और बेरोजगारी भी बढ़ती है। यही स्टैग्ड सिचुएशन कहलाती है। 2, मुद्रास्फीति का उल्टा, नकारात्मक मुद्रास्फीति या अवस्फीति। जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम लगातार गिरते हैं तो इसे नकारात्मक मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन कहते हैं। इस स्थिति में भी अर्थव्यवस्था धीमी रहती है और लोग खर्च कम करते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पिछले साल 1 किलो चावल 50 रुपए में मिलता था, लेकिन इस साल वही चावल 45 रुपए में मिल रहा है। अगर ऐसा पूरे बाजार में हो और लगातार दाम गिरते रहें तो इसे डिफ्लेशन कहा जाएगा। इस समय कंपनियां उत्पादन कम कर देती हैं, नौकरी की संभावनाएं घटती हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। तो निष्कर्ष यह निकालता है, स्टैग्ड सिचुएशन में महंगाई प्लस बेरोजगारी दोनों बढ़ते हैं, जबकि नकारात्मक मुद्रास्फीति में दाम घटते हैं लेकिन बेरोजगारी बढ़ती रहती है। दोनों ही परिस्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं। अब हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को कैसे नियंत्रित किया जाता है। मुद्रास्फीति को मुख्यतः 2 तरीकों से नियंत्रित किया जाता है। 1, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। 2, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी वह नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देता है। इससे बैंक से उधार लेने वाले लोग कम कर्ज लेंगे और खर्च घटेगा। जैसे मान लीजिए घरों और कारों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, आरबीआई की बढ़ी हुई ब्याज दरों से लोग कम कर्ज लेंगे और महंगाई धीरे धीरे कम होगी। मुख्य उपकरण इस तरह है इसके लिए: एपो रेट, रेपो रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति को समझते हैं। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने खर्च और करों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करती है। उदाहरण से समझते हैं इसको। अगर महंगाई बढ़ रही है तो सरकार कर बढ़ा सकती है और अनावश्यक खर्च घटा सकती है। जैसे पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर लोग कम खर्च करेंगे और महंगाई पर नियंत्रण आएगा, या फिर कुछ आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी देकर कीमतों को स्थिर किया जा सकता है। कुछ मुख्य उपाय: कर वृद्धि या कर कटौती, सरकारी खर्च में वृद्धि या कमी, सब्सिडी नीति। निष्कर्ष यही निकलता है कि मुद्रास्फीति को आरबीआई की मौद्रिक नीति और सरकार की राजकोषीय नीति मिलकर नियंत्रित करती है। मौद्रिक नीति ब्याज दर और मुद्रा आपूर्ति से नियंत्रण, राजकोषीय नीति कर और सरकारी खर्च से नियंत्रण। तो साथियों, इस वीडियो को आप एक बार फिर ध्यान से देखिए ताकि मुद्रास्फीति के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं।
इससे ये फायदा होगा कि एग्जाम में अगर मुद्रास्फीति से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।